वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। मैं सेल्फ बीएल पाटीदार। आज की हमारी क्लास निमी क्वेश्चन बैंक इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल 7 सेल एंड बैटरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन निमी क्वेश्चन बैंक में हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? फोटोवोल्टाइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो जो फोटोवोल्टिक सेल है वो विद्युत अ, धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो द्वितीयक सेल जो है वो फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम है उस पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो विद्युत अपघटन के दौरान यदि आपने फेराडे के प्रथम और द्वितीय नियम पढ़े होंगे तो उसमें जो भी द्रव्यमान की मात्रा एकत्रित होती है वो होती है एम। तो एम बराबर होता है ZIT। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो एम्पियर आवर में बताई जाती है। तो का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर आवर या एम्पियर घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो जब हम बहुत ज्यादा ज्यादा करंट से चार्जिंग या ज्यादा करंट से डिस्चार्जिंग करते हैं किसी भी बैटरी को, द्वितीयक सेल को, तो उसकी प्लेटें क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। उस दोष को हम कहते हैं बकलिंग। बकलिंग यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस बकलिंग दोष में होता क्या है कि जब हम जो बैटरी की लिमिट है उससे ज्यादा हम ऊपर उसको चार्ज करेंगे, ज्यादा करंट से उसको चार्ज करेंगे, ओवर चार्ज की बात नहीं हो रही है, ज्यादा करंट से उसको चार्ज करने की बात हो रही है, या ज्यादा करंट से उसको डिस्चार्ज होने की बात हो रही है। अगर हम ज्यादा लोड लगाकर उसको डिस्चार्ज करेंगे तो उस केस में जो उसकी प्लेटें हैं वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। उसी दोष का नाम क्या है, बकलिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की क्या इकाई है? वोल्ट, वॉट, एम्पियर या कूलाम? तो विद्युत आवेश की जो इकाई है वो है कूलाम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो लिथियम सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है 2.5 वोल्ट। ध्यान रखिएगा आप सभी, लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज 2.5 वोल्ट होता है। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बैटरी को बहुत जल्दी अगर हमें उसको चार्ज करना है तो उस मेथड को हम बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग मेथड या बूस्ट आवेश विधि। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूस्ट आवेश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? तो कार्बन जस्ता शुष्क सेल में हम लोग अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और जो कार्बन जस्ता शुष्क सेल होता है वही मैक्सिमम 80% से 90% उपयोग में लाया जाता है। जैसे हमारे घड़ी के सेल हो गए, जो दीवार घड़ी होती है उसके सेल हो गए, टीवी के रिमोट के सेल हो गए, पहले रेडियो में जो सेल लगते थे, मल्टीमीटर में जो सेल यूज होते हैं,
हर जगह इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। कार्बन जस्ता शुष्क सेल का ही प्रयोग किया जाता है और उसी कार्बन जस्ता शुष्क सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? यदि किसी द्रव में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो उसका रासायनिक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रासायनिक प्रभाव। सेल बैटरी जो चैप्टर है इसमें निमी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी बहुत कम दिए हुए हैं और एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में है कि यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं मिनिमम। तो आप एक या दो बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स याद हो जाएंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्किप करते हुए ना देखें, नहीं तो आपकी कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखें, आपको मेरी गारंटी है आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो सीसा अम्ल बैटरी में जो नेगेटिव प्लेट है उसके लिए हम लोग शीशे का प्रयोग करते हैं और वो शीशा कौन सा होता है? स्पंजी शीशा होता है। देखिए यहाँ पर केवल शीशा ही है पीबी, लेकिन स्पंज के रूप में उसको प्रयोग करते हैं तो इसको स्पंजी लेड कहते हैं। और धनात्मक के लिए PbO2 का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना आप, धनात्मक प्लेट के लिए PbO2 और ऋणात्मक प्लेट के लिए Pb यानी कि स्पंजी शीशा। लेड एसिड बैटरी, हाँ लेड एसिड बैटरी का भी ध्यान रखना आपकी जितने भी आपके बड़े व्हीकल्स हैं जैसे कार, ट्रैक्टर, ट्रक, इन सभी में जो बैटरी यूज होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी हो गई, आजकल जितनी भी द्वितीयक सेल हैं जो बड़े व्हीकल्स वगैरह हैं उन सभी में लेड एसिड बैटरी का ही प्रयोग होता है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, लेड एसिड बैटरी का यूज कहाँ होता है? तो जितने भी मोटर व्हीकल वगैरह हैं उन सभी में हम लोग लेड एसिड बैटरी का प्रयोग करते हैं। और लेड एसिड बैटरी का जो ऋणात्मक प्लेट होता है वो पीबी होता है, यानी कि स्पंजी लेड होता है, और धनात्मक प्लेट होता है वो PbO2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु सतह के क्षरण से नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो उसके लिए हम लोग कैथोडिक सुरक्षा का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी जो धातु है वो सेफ रहे। उसको हम बोलते हैं कैथोडिक सुरक्षा। एक लेयर उसके ऊपर हम लोग कर देते हैं जिससे कि हमारी धातु अंदर की जो सतह है वो सुरक्षित रहे। कैथोडिक सुरक्षा उसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? जो आपकी हैंड वॉच है, जो हाथ की जो घड़ी होती है, जो डिजिटल घड़ियां आती है छोटी, उन सभी में जैसे आपका कंप्यूटर CPU हो गया उसमें भी एक सेल का प्रयोग होता है। जो आपका लैपटॉप वगैरह है इन सभी में एक छोटे सेल जो यूज होते हैं, घड़ियों में जो सेल यूज होते हैं वो सभी पारा के बने होते हैं। तो जो पारा सेल का इसमें प्रयोग हम लोग मरकरी सेल जिसको हम लोग कहते हैं पारा या मरकरी, तो मरकरी सेल का प्रयोग हम लोग डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा आपका पारा या मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो अगर इस प्रकार से हम लोग समांतर परिपथ में एक सेल को विपरीत कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघुपथित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्किट क्या हो जाएगा? लघुपथित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी आवेशक के में फाइन सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? जो बैटरी चार्जर होता है आपका उसमें फाइन सिलेक्टर स्विच होता है, उसके द्वारा हम लोग करंट रेटिंग का चुनाव करते हैं, करंट रेटिंग को सेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा रेटिंग का चुनाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो हमें आउटपुट पावर भी ज़्यादा मिलेगी, और अगर सूरज की रोशनी धीरे-धीरे कम होती जाती है, तो वैसे-वैसे सोलर सेल भी काम करना धीरे-धीरे कम कर देते हैं, धीरे-धीरे आउटपुट वोल्टेज उनका घटने लगता है। तो तापमान पर कोई प्रभाव नहीं, तापमान का कोई प्रभाव नहीं, ऐसा होता नहीं है, तापमान का ही इफ़ेक्ट रहता है, और जो सोलर सेल हैं, वो ज़्यादा सूर्य की रोशनी में अच्छा काम करते हैं, और धीरे-धीरे जब रोशनी कम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो सोलर सेल बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। तो तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, यहाँ पर आपका ये, और तापमान में कमी के साथ कमी, दोनों ही यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर होंगे। लेकिन इसको राइट आंसर माना है निमी ने, तो आप भी ऑप्शन नंबर डी को ही राइट करके आना, तापमान में कमी के साथ कमी। क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि को इसलिए नहीं माना है कि एक लिमिट के बाद तो आप आउटपुट एनर्जी ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। एक पर्टिकुलर सोलर सेल को चलने के लिए जितनी रोशनी की आवश्यकता है, जितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो भी वो उतना ही आउटपुट आपको देगा। लेकिन अगर वो कम होगा, तापमान कम होगा, तो आपका आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो ध्यान रखना कि तापमान में कमी के साथ आउटपुट वोल्टेज कम होता है, तापमान में बढ़ने के साथ धीरे-धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वापस बढ़ना बंद कर देगा। वोल्टेज फिक्स वोल्टेज आपको मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर निमी ने भी इसको राइट माना है, क्वेश्चन बैंक ने। तो इसका आंसर आप तापमान में कमी के साथ कमी वाला ही राइट आंसर, आप एग्ज़ाम में भी इसी को आप राइट समझना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? हाइड्रोमीटर एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरह का ग्रेविटी चेक करता है कि किसी भी लिक्विड की, कि उसमें उसकी डेंसिटी कितनी है, और डेंसिटी से हम लोग बता सकते हैं कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है या हाफ चार्ज है, जैसी भी उसकी कंडीशन है। तो विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेसिफिक डेंसिटी उसकी चेक करने में हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। तो बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो M इक्वल्स टू ZIT, ये पहले भी हम लोग देख चुके थे। तो द्वितीयक सेल भी इसी पर काम करते हैं, और यही फेराडे के अपघटन का प्रथम नियम है, M बराबर ZIT। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि लेड एसिड सेल में सीधा-सीधा अगर आप पढ़ोगे इसको, तो किसका अम्ल बोल रहा है, मतलब कोई ना कोई अम्ल का प्रयोग होगा। तो अम्ल में कौन-सा? H2SO4, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। इसका प्रयोग हम लोग लेड एसिड जो बैटरी है आपकी, उन सभी में प्रयोग करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में। नेक्स्ट है, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो सारे के सारे परिपथ को देखेंगे तो सारे के सारे सेल जो है वो किसमें लगे हुए हैं? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जितने भी सेल लगे होते हैं सर, तो टोटल वोल्टेज जो आपको मिलता है वो सेम ही मिलेगा, 1.5 वोल्ट ही आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ध्यान रखना कि जितने भी सेल समांतर क्रम में लगे होने के कारण वोल्टेज आपको वही मिलेगा जो एक सेल का वोल्टेज है, 1.5 वोल्ट। हाँ, समांतर क्रम में लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको करंट रेटिंग ज़्यादा मिल जाती है। इस सेल का भी करंट आपको मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, लेकिन वोल्टेज वही मिलेगा
जो एक सेल का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.5 वोल्ट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे केस में गलती कर देते हैं और 6 वोल्ट इसको आंसर लगा के आ जाते हैं, क्योंकि सबको जोड़ लेंगे बैठे बैठे 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट को ऐड नहीं करना इन सभी को, क्योंकि ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में आउटपुट वोल्टेज वही मिलता है जो आपका एक सेल का वोल्टेज होता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, आपको वोल्टेज अलग नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो एक सेल का वोल्टेज है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तीसरा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो जो सीसा अम्ल सेल है उसकी मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, और आपको पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। इतना सा ध्यान रखना कि आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पे लेड पराऑक्साइड आता है, वैसे ही निरावेशन के समय क्या आता है धनात्मक प्लेट पे, और वैसे ही आवेशन के समय फिर से ऋणात्मक प्लेट का अगर प्रश्न आता है तो ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा आवेशन और निरावेशन के समय, और धनात्मक प्लेट पे आवेशन और ऋणावेशन के समय क्या आएगा। ये चारों चीजें बस आपको याद रखना है, पूरी पूरी इक्वेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका लेड पराऑक्साइड। आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर लेड पराऑक्साइड इकट्ठा होता है। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो बैटरी में ऊपर वेंट प्लग लगे रहते हैं, तो जब भी हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो उन वेंट प्लग को क्या रखते हैं हम लोग खुला रखते हैं। क्यों खुला रखते हैं? क्योंकि गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु, तो जो गैस होती है अंदर वो इजीली क्या हो जाए बाहर निकल जाए। अगर आप उसको पैक करके रखेंगे तो अंदर गैस इकट्ठा होगी तो हो सकता है बैटरी ब्लास्ट भी हो जाए, आपकी फट भी जाए। तो इसलिए गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु वेंट प्लग को क्या रखा जाता है खुला रखा जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक बैटरी का यूज नहीं हो रहा है, पड़ी हुई है, तो धीरे 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 बैटरी में जो आपका विद्युत अपघट्य है वो कड़ा हो जाता है, उसके साथ जो आपका लेड वगैरह स्पंजी लेड वगैरह ये सब थोड़े से जमने लगते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसको सीधे हाई करंट से चार्ज नहीं करते हैं बैटरी को, बहुत ही स्लो करंट में उसको चार्ज किया जाता है। तो उस विधि को हम लोग कहते हैं ट्रिकल आवेशन विधि। क्या कहते हैं? ट्रिकल आवेशन विधि। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जब भी कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित करेंगे तो उस विधि को क्या कहेंगे ट्रिकल आवेशन विधि। अगला प्रश्न है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे दूर किया जाता है? जो लेड एसिड बैटरी है, अभी बताया मैंने कि कठोर सल्फेशन यानी कि जो आपका H2SO4 है, अनुसल्फ्यूरिक अम्ल है, वो धीरे धीरे अगर कठोर हो गया है कड़क हो गया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग बैटरी को बहुत ही धीरे धीरे करंट पर लंबे समय तक चार्ज करेंगे। तो इससे पहले वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न दोनों ही लगभग समान है। तो बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक पुनः आवेशित करेंगे कठोर सल्फेशन को दोष को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। अगला प्रश्न है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो कैथोड के रूप में हम लोग जस्ता का प्रयोग करते हैं यानी कि जिंक का प्रयोग करते हैं सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी होती है उसमें कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह हम किसका उपयोग करते हैं जस्ता यानी कि जिंक का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है?
तो चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो होता है 1.182 मिलीग्राम प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 1.182 मिलीग्राम प्रति कूलाम, ये चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो देखो, मैंने आपको इससे पहले भी प्रश्न में बताया था कि लेड एसिड सेल है, उसमें आवेशन और इनावेशन दोनों की जो इक्वेशन है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल आवेशन के समय किस प्लेट पर क्या आता है वो आप याद रखिए केवल। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप वही याद रखिए कि निरावेशन के समय ऋणात्मक प्लेट पर आपका लेड सल्फेट आएगा। तो ऋणावेशन और ऋणात्मक प्लेट तो लेड सल्फेट। और उससे पहले क्या देखा था आपने? आवेशन और धनात्मक प्लेट पर लेड पेरोक्साइड। ये दो चीजें आपको बस याद रखना है और कुछ चीज याद नहीं रखना है, पूरी इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है आवेशन निरावेशन वगैरह की। तो सीसा अम्ल की निरावेशन की क्रिया ऋणात्मक प्लेट पर लेड सल्फेट आपका इकट्ठा होता है। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो ऋणात्मक और धनात्मक प्लेट के बीच में एक विभाजक का प्रयोग किया जाता है अक्सर सीसा अम्ल बैटरी में। तो उसका क्या उपयोग है या क्या उद्देश्य है? तो धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। तो दोनों प्लेटों के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो उसको रोकने के लिए हम लोग सेपरेटर या विभाजक का प्रयोग करते हैं। विभाजक को ही सेपरेटर कहते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच में एक सेपरेटर लगाया जाता है ताकि दोनों प्लेट सेपरेट रहे, अलग अलग रहे। तो उसके लिए क्या उद्देश्य है उसका? धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पहले भी एक प्रश्न पूछा था कि हाइड्रोमीटर क्या करता है, और अब पूछा है कि वो विशिष्ट घनत्व कौन मापता है। तो देखो, आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको रिपीटेड इस टाइप से प्रश्न भी मिलेंगे कि कई बार उसका प्रयोग पूछा जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये कहाँ प्रयोग होता है। तो अभी आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप देखो, आप इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। इससे पहले क्या प्रश्न पूछा था कि हाइड्रोमीटर का क्या प्रयोग है, यानी कि बैटरी जब आवेशित हो रही है तो हाइड्रोमीटर क्या काम करेगा। तो हाइड्रोमीटर उसका स्पेसिफिक डेंसिटी मेजर करेगा, विशिष्ट घनत्व को मापेगा। और यहाँ प्रश्न पूछ लिया आपसे, विशिष्ट घनत्व को कौन मापता है? तो हाइड्रोमीटर। तो आप ध्यान रखना, आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको चीजें डबल देखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आपको पूरा याद हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में सारे सारे प्रश्न दिए हुए हैं और बहुत इजी वन लाइनर है और कुछ नहीं है। ये जो चैप्टर है आपका सेल एंड बैटरीज, इसमें वन लाइनर टाइप के सारे प्रश्न हैं, एक एक लाइन के आंसर हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ये इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? तो ये इन्वर्टर परिपथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो एस लगे हुए हैं दो। तो ये एस संयोजित एस उपयोगित इन्वर्टर है जिसमें एस का उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो इस इन्वर्टर का नाम क्या है? एस उपयोगित इन्वर्टर। बस आपको चित्र से समझना है, उस चित्र में देखना है कि ये जो है ये एस है और एस का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। तो इसीलिए इस इन्वर्टर का नाम क्या हो जाएगा? एस उपयोगित इन्वर्टर। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो इससे पहले देखा था कि प्लेटें मुड़ जाती है, उस दोष को क्या कहते हैं? और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बकलिंग दोष क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, बकलिंग दोष के अंतर्गत इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जो प्लेटें होती है वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। अब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा करंट पे अगर हम उसको डिस्चार्ज करते हैं या चार्ज करते हैं तो ज़्यादा करंट के कारण प्लेटें मुड़ जाती है और उसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं? बकलिंग दोष कहते हैं।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? तो आप अगर पीडीएफ में देखेंगे तो इस सेल को उल्टा लगाया हुआ है, तो उसको भी मैंने इसमें सीधा कर दिया है। तो एक्चुअली सही यही यही है उसमें। इस सेल को उल्टा लगाया हुआ है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, उसको भी सीधा कर लेना पीडीएफ के अंदर। 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट कितना हो गया तीनों मिलाकर? 4.5 वोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4.5 वोल्ट। परिपथ का आउटपुट वोल्टेज कितना हो, क्योंकि तीनों देखो आप श्रेणी क्रम में लगे लगे हुए हैं, और श्रेणी क्रम में करंट समान होता है, लेकिन वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1.5, 1.5 और 1.5 टोटल कितना हो गया? 4.5 वोल्ट। ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.5 वोल्ट। और पीडीएफ में आप ध्यान रखना कि इसको उल्टा लगा हुआ है, ये माइनस इधर है और प्लस इधर है, तो आपको प्लस यहाँ रखना है और माइनस यहाँ पर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो जो आपका शुष्क सेल है, जो मैंने बताया था कि आपकी दीवार घड़ी में, रिमोट के सेल में, मैक्सिमम जगह हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ड्राई सेल का, शुष्क सेल का, उसमें जो धनात्मक प्लेट होती है, उसके अंदर वो किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है, ब्लैक कलर की होती है। अगर आपने उस सेल को कभी खोल के देखा होगा, खराब सेल को, तो वो किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। ये देखिए, ये रहा आपका शुष्क सेल, और ये जो अंदर की जो ये रोड है, ये धनात्मक प्लेट है आपकी, धनात्मक इलेक्ट्रोड है। और ये धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है किसका होता है? ये ग्रेफाइट रोड है, यानी कि कार्बन की बनी हुई है। अगला प्रश्न, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? तो जब हम लोड बढ़ाएंगे तो सेल के सिरों का वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि जब भी हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो करंट का मान बढ़ता है, और लोड बढ़ने के साथ जब करंट का मान बढ़ता है तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, उस आंतरिक प्रतिरोध में भी उतना ही करंट प्रवाह होगा जितना लोड में करंट प्रवाह होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण उस सेल का वोल्टेज कम हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होता है, और उसी के कारण सेल का सिरों का वोल्टेज भी कम होता है, यानी कि घटेगा। लोड बढ़ने पर सेल के सिरों का वोल्टेज घटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वोल्टेज घटने का रीजन मैंने आपको बता दिया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, वही कारण है कि आपको सिरों पर लोड बढ़ने पर वोल्टेज कम मिलता है। अगला प्रश्न, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? सेलों को श्रेणी में संयोजित करके, विध्रुवक रंजक का प्रयोग करके, सेलों को समांतर में संयोजित करके, या जस्ता प्लेट का अमलगम करके। तो जो राइट आंसर होगा आपका होगा जस्ता प्लेट का अमलगम करके हम लोग स्थानीय क्रिया दोष को रोक सकते हैं। अब स्थानीय क्रिया दोष क्या होता है? तो जो जस्ता प्लेट है, जब बहुत टाइम तक हम लोग सेल को प्रयोग करते हैं, तो जस्ता प्लेट के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण उसमें छोटे छोटे सेल बनना शुरू हो जाते हैं। उस बड़ी बैटरी में छोटे छोटे सेल अंदर टुकड़े के कारण आपस में बनना शुरू हो जाते हैं, और वो सेल भी उस बैटरी की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। तो इसलिए उस दोष से बचने के लिए हम लोग जस्ता प्लेट का अमलगम कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक मरकरी की लेयर चढ़ा देते हैं, ताकि स्थानीय क्रिया दोष से हम लोग सेफ हो सकें, बच सकें। तो जस्ता प्लेट का अमलगम करके हम लोग से स्थानीय क्रिया दोष को रोक सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, m इक्वल टू जेड डिवाइड बाई आई टी सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? तो जेड अक्षर है वो विद्युत अपघट्य का ईसीई उसको इंगित करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत अपघट्य का ईसीई,
यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो M=ZIT है, उसमें Z अक्षर जो है वो किसे इंगित कर रहा है? विद्युत अपघट्य का ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको प्रदर्शित ये यहाँ पर कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य का ECE। अगला प्रश्न है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो होता है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम। तो आपको चांदी और तांबा दोनों का विद्युत रासायनिक तुल्यांक याद रखना है। दोनों के ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक इस क्वेश्चन बैंक में है, और इन दोनों के ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संबंधित प्रश्न इस वीडियो में भी मैंने लिए हैं। तो आप ये दोनों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक याद रखिएगा। तांबे का होता है 0.329, और इससे पहले हमने किसका देखा था? चांदी का 1.182 मिलीग्राम प्रति कूलम, वो होता है आपका चांदी का, और ये होता है आपका तांबे का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम। अगला प्रश्न है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो बकलिंग दोष का जो कारण होता है वो होता है अति आवेशन या अति निरावेशन। मतलब बहुत ज्यादा करंट पे अगर हम उसको चार्ज करेंगे या बहुत ज्यादा करंट से अगर हम उसको डिस्चार्ज करेंगे तो उसके कारण उसकी प्लेटें मुड़ जाती है, और जो प्लेटें मुड़ जाती है तो उसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं? बकलिंग दोष कहते हैं। और ये किसके अंदर होता है? सीसा एसिड बैटरी, यानी कि लेड एसिड जो बैटरी होती है, जो अभी आपके सभी मोटर व्हीकल में, ट्रैक्टर, कार, ट्रक सभी में यूज होती है, उसमें दोष होता है बकलिंग दोष, और उसका रीजन है अति आवेशन या अति निरावेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अगर उसकी चार्जिंग स्थिति को चेक करना है, जांचना है, तो उसके लिए हम लोग उच्च दर निरावेशन टेस्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये टेस्टर होता है एक हाई डिस्चार्जिंग टेस्टर, उसको हम लोग कहते हैं। उसका प्रयोग हम लोग बैटरी की चार्जिंग स्थिति या डिस्चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए करते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है, या डिस्चार्ज है, या हाफ चार्ज है। वो सभी स्थिति हम लोग इस उच्च दर निरावेशन टेस्टर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो आपका एनोड है वो इलेक्ट्रॉन को खोता है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खोता है? एनोड। एनोड जो है वो आपका, एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को खोता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, लास्ट तक आप बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताएं किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, और भी हमारे वीडियोस में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।